मेरा नाम अनाया है। मैं नहीं जानती थी कि मैं इतनी खुशहाल रहने वाली लड़की एक दिन अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर लूंगी। मुझे क्या पता था कि अपने माता-पिता का कहना मानने वाली लड़कियां शादी के बाद इतनी बुरी जिंदगी गुजारती हैं। मेरा शायद भाग ही ऐसा था कि शादी के बाद मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। ये कहानी है मेरी, जिसमें मेरी ख्वाहिशों का कत्ल किया गया था। ये कहानी है गरीबों की। ये कहानी है मजबूरी की। ये कहानी है बेबसी से भरे उस वजूद की जिसने हमेशा तकलीफ ही सही हो। ये कहानी है इस संसार के जीते जागते इंसानों की। ये कहानी है मेरी और आपकी, मतलब कि हम सब की। और मैं एक लड़की हूँ। जी हाँ, मैं एक लड़की हूँ। और इस संसार में एक लड़की होना बहुत बड़ा जुर्म है। और फिर मैंने एक सबसे बड़ा जुर्म और भी किया था। वह ये था कि मैं खुद लड़की थी और मैंने लड़कियों को ही जन्म दिया था। मैं लड़का पैदा नहीं कर पाई थी, जिसकी सजा मुझे सारी जिंदगी मिलती रही। क्या लड़कियों को जन्म देना इतना बड़ा जुर्म होता है कि औरत सारी जिंदगी उसकी सजा भी भुगतती रहे, सारी तकलीफों को खामोशी से बर्दाश्त करती रहे? क्या औरत अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? क्या औरत ही हर काम गलत करती है? या हमें उन औरतों से पूछना चाहिए जो खुद औरत होते हुए उस औरत को गाली देती हैं जिसने लड़की पैदा की होती है? क्या तुम खुद औरत नहीं हो? क्या तुमने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया? पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। जो औरत को इतने ताने देती है कि वह औरत बेटी के ना पैदा होने पर अपने आप को अंदर से मार लेती है। वह जिंदा नहीं रहती, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर इस दुनिया में चलती फिरती रहती है। उसके जज्बात का कत्ल हो चुका होता है, मगर फिर भी वह अपने बच्चों के खातिर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। मैं अपने माता-पिता की लाडली बेटी थी और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं बहुत खुश रहती थी। मेरे माता-पिता ने मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ दी थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा आज इतना हसीन और खूबसूरत है और आने वाला कल इतना हसीन और खूबसूरत नहीं होगा, बल्कि मैं तो खुशियों के लिए तरस जाऊंगी। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। मेरे मम्मी-पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी मम्मी को शुरू से ही टीबी की बीमारी थी। वह इस बीमारी से कई सालों से जूझ रही थी और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मेरी मम्मी सिर्फ दवाइयों पर ही अपनी ज़िंदगी जी रही थी। मेरे पापा के एक दोस्त थे, राजेश अंकल। वह ज़्यादातर मेरे पापा से घर के बाहर ही मिला करते थे। कभी कोई फंक्शन होता तो तभी वह हमारे घर पर आते थे। उनके यहाँ हमारा आना-जाना ज़्यादा नहीं था और हम भी उनके घर किसी फंक्शन पर ही जाते थे। राजेश अंकल काफ़ी दिनों से मेरे पापा से हमारे घर आने के लिए कह रहे थे। मम्मी भी गहरी सोच में पड़ी हुई थी। क्यों राजेश अंकल हमारे घर क्यों आना चाहते हैं? और तो और वह अपनी पत्नी को भी हमारे घर लेकर आना चाहते हैं। पापा कहने लगे, ऐसा भी हो सकता है कि वह तुम्हारी तबीयत देखने के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उनसे कह दिया है, आप हमारे घर जब आना चाहो तो आ सकते हो। मैं तो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ही बिज़ी रहती थी। घर के काम करने के लिए नौकरानी थी और वही मम्मी की सेवा किया करती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करो, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगी। और मुझे भी यही उम्मीद थी कि मेरी मम्मी एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनका इलाज हमने शहर के बेस्ट डॉक्टर से करवाया था। हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। ज़िंदगी इसी तरह से बहुत खुशहाल गुजर रही थी। जब एक दिन पापा से पास राजेश अंकल की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ आपके यहाँ आना चाहता हूँ। पापा ने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर दिया था। मम्मी ने नौकरानी से कह दिया था कि आज काफ़ी सारी डिशेज़ बना लेना, घर में गेस्ट आ रहे हैं। मैं सुबह कॉलेज जाती थी, सुबह को कॉलेज से आई थी और उसके बाद मैं शाम में कोचिंग जाया करती थी। वहाँ से आते-जाते मुझे शाम के 7 बज जाते थे। मम्मी-पापा ने आज मुझसे कह दिया था कि आज तुम्हें जल्दी घर आना है। तुम जानती हो ना कि हमारे घर पर गेस्ट आ रहे हैं। मैंने पापा से कहा था, पापा वह आपके दोस्त हैं, तो आप ही ज़्यादा उनसे बातचीत करना। मैं उनके सामने ज़्यादा नहीं रहूँगी। मम्मी कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं कहते। अपना बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा करो। लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाया करो,
तभी तो लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे पहचानेंगे और तुम भी लोगों के बारे में जानकारी रखोगी। मम्मी पापा का यही कहना था कि हमें राजेश अंकल और उनकी वाइफ का अच्छी तरह से वेलकम करना है और तुम उसमें हमारा साथ दोगी। आखिर तुम भी तो हमारे घर की मेंबर हो। वह लोग क्या कहेंगे कि बेटी कितनी घमंडी है। मैंने कहा था अच्छा ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी और मेहमानों के साथ भी अच्छा बिहेव करूंगी। रात के 7 बजे तक राजेश अंकल और उनकी फैमिली हमारे घर पर आ गई थी। मैंने देखा कि राजेश अंकल मुझे देखकर बड़ा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुंदर है। उन्होंने पापा से कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को जब देखा था जब यह बहुत छोटी हुआ करती थी, मगर अभी कुछ दिन पहले देखा तो सोचा कि यह लड़की कौन है। तुम्हारी बेटी जिस कॉलेज में जाती है वहीं पर मेरी बेटी भी जाती है। मैं अपनी बेटी को कॉलेज से लेने गया था, तब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि यह आपके दोस्त सोमेश अंकल की बेटी है। मुझे तुम्हारी बेटी को देखकर बड़ी खुशी हुई थी और फिर मैंने सोचा कि हम लोग बेटी से मिलने घर जरूर जाएंगे। मैं तो राजेश अंकल की बातें सुनकर बड़ी हैरान हुई थी। फिर उनकी वाइफ भी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लगी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और कहने लगी, तुम बहुत सुंदर हो। हम भी अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की की तलाश कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर अचानक मेरी नजर शर्म से झुक गई थी, जबकि मेरे मम्मी पापा भी उनकी बात पर कंफ्यूज हो गए थे। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब वह लोग आपस में बैठकर कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। मुझे उन लोगों के बीच बैठना ठीक नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, यह मैं नहीं जानती। जब उन लोगों के जाने का समय हुआ, तब मेरे पापा ने मुझे आवाज लगा दी थी। राजेश अंकल की वाइफ और राजेश अंकल मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। उन्होंने मुझे वह गिफ्ट दिए और उसके बाद वह अपने घर चले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद मेरी मम्मी पापा से कह रही थी, आप इन लोगों से मना कर देना कि हम अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करेंगे और ना ही हम अभी उसका रिश्ता लगाना चाहते हैं। अभी हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है कि वह जॉब करना चाहती है। हम अभी से ही उसका रिश्ता नहीं कर सकते, इसलिए हमारी तरफ से अभी इनकार है। मम्मी की बात सुनकर पापा कहने लगे, अच्छा अभी थोड़ा सोच विचार करते हैं, उसके बाद ही जवाब देते हैं। अभी मैं कोई फाइनल जवाब नहीं दूंगा। मम्मी कहने लगी, हमारा फाइनल जवाब यही होगा कि हमारी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है और अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। मम्मी पापा की बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि ये लोग हमारे घर पर क्यों आए थे। दरअसल इन लोगों ने मुझे कहीं पर देख लिया था, तो फिर इनको पता चला कि मैं तो उन्हीं के दोस्त की बेटी हूँ। तो फिर ये हमारे घर अपनी बेटे का रिश्ता लेकर मेरे लिए आ गए थे। इससे पहले तो वह कभी हमारे घर पर नहीं आए थे। भले ही पापा राजेश अंकल के दोस्त हैं, ना तो पापा उनके घर कभी जाते थे और ना ही वह कभी हमारे घर पर आते थे। बस उन दोनों की आपस में फोन पर बात होती थी या फिर वह बाहर कहीं पर एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर लिया करते थे। घर पर आना जाना दोनों फैमिलीज में से किसी का भी नहीं था। मैं तो अपने कमरे में आ गई थी और आराम से सो गई थी। मम्मी पापा के बीच क्या बात हुई मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे अभी अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी सही कह रही थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अभी पढ़ाई करनी थी और मैं जॉब करना चाहती थी। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरा जॉब करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जॉब करना मेरा एक सपना था। मेरी उम्र 22 साल थी और अभी मेरी शादी में 3 साल का समय लग सकता था और राजेश अंकल तो अपने बेटे की शादी 1 साल में ही कर लेना चाहते थे। मेरी मम्मी की तरफ से तो इस रिश्ते के लिए इनकार ही था, मगर पापा इनकार नहीं करना चाहते थे। मैंने अपनी मम्मी पापा को एक दिन बातचीत करते हुए सुना था। मम्मी पापा से बहस कर रही थी कि मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पापा कह रहे थे कि राजेश का बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं उससे मिल चुका हूँ, मुझे तो वह बहुत पसंद है और इस तरह मेरी और राजेश की दोस्ती भी गहरी हो जाएगी। उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, घर भी बहुत बड़ा बना हुआ है। हमारी बेटी वहां पर बहुत खुश रहेगी। लड़का अच्छी नौकरी करता है, उसके 2 भाई हैं और एक बहन है। बहन की भी शादी हो चुकी है और एक भाई की भी शादी हो चुकी है।
मैं तो कहता हूँ कि अभी रिश्ते से इनकार नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सोच विचार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को इससे बेहतर रिश्ता कहीं और नहीं मिल सकता। मैं तो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी फैमिली को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। अनजान लोगों में अपनी बेटी देने से अच्छा है कि अपने ही दोस्त के घर में अपनी बेटी को दे दो, जहाँ पर मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। मम्मी को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मम्मी को यही लगता था कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मुझे अपना सपना पूरा करना है और अभी मेरी शादी की भी उम्र नहीं है। वैसे तो मम्मी को भी लड़का बहुत पसंद आया था, क्योंकि पापा ने मम्मी को राजेश अंकल के बेटे का फोटो दिखा दिया था। मुझसे मेरे मम्मी-पापा ने किसी तरह की भी कोई बात नहीं की थी, बस मैं उन लोगों की बातें खुद ही सुन लिया करती थी। कुछ दिन और गुज़रे थे, जब राजेश अंकल और उनकी पत्नी हमारे घर पर फिर से आ गए थे। फिर से मेरे मम्मी-पापा पर रिश्ता करने का दबाव डाल रहे थे। उन लोगों ने अब कुछ ज़्यादा ही जिद करनी शुरू कर दी थी और मेरे पापा तो पहले से ही इस रिश्ते के लिए राज़ी थे। पापा ने मम्मी की बात ना सुनते हुए फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और मम्मी कह रही थी कि आपको इतना जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए था। वह लोग हमारे घर से बहुत खुश होकर गए थे, क्योंकि वह लोग जो चाहते थे वह हो चुका था। मम्मी कह रही थी कि आपने इतनी जल्दी अपनी बेटी का रिश्ता क्यों लगा दिया। पापा ने कहा, सिर्फ रिश्ता ही किया है, शादी 3 साल के बाद करेंगे, जब तक हमारी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और वह अपना जॉब करने का शौक भी पूरा कर लेगी। मेरी मम्मी का मूड पापा की तरफ से बहुत खराब हो गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वह भी धीरे-धीरे नॉर्मल हो गई थी। मुझे भी बता दिया गया था कि मेरा रिश्ता लग चुका है। मुझे मेरे होने वाले पति का फोटो भी दिखाया गया था। मैंने हमेशा अपने मम्मी-पापा के फैसले को ही अपना फैसला समझा था, इसलिए मुझे रिश्ता लग जाने से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मेरे मम्मी-पापा ने जब मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछी तो मैंने कह दिया कि जैसा आप लोग चाहते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। मेरे मम्मी-पापा यह बात तो अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से की है, इसीलिए उनकी बेटी कभी भी उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। इस तरह मेरा रिश्ता राजेश अंकल के बेटे के साथ पक्का हो गया था और शादी 3 साल के बाद करने की बात हुई थी। लेकिन मेरी मम्मी दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। हम लोग मम्मी की तरफ से बहुत परेशान रहने लगे थे। पापा को हमेशा मेरी फ़िक्र सताती थी, क्योंकि ले देकर मैं उनकी एक ही तो बेटी थी। पापा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी माता-पिता दोनों के सामने हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस रहने लगी कि एक दिन मम्मी हम लोगों को छोड़कर चली गई। मैं अपनी मम्मी की मौत पर बहुत रोई थी और बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मम्मी के जाने के बाद पापा भी सदमे में रहने लगे थे और उन्हें भी बीमारियों ने जकड़ लिया था। 6 महीने के अंदर-अंदर हमारे घर का पूरा माहौल बदल कर रह गया था। पापा ने जब अपनी हालत को देखा, तो सोचने लगे कि उन्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अगर उन्हें भी कुछ हो गया, तो उनकी बेटी का क्या होगा? वह अकेले कैसे सब कुछ करेगी? मेरे पापा ने फैसला कर लिया था कि वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर देंगे। मैंने पापा से कहा भी था कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मम्मी तो चली गई हैं और मैं भी चली गई तो आपका ख़्याल कौन रखेगा? लेकिन पापा ने कहा, मेरी खुशी की खातिर तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम नहीं जानती कि राजेश के बेटे अर्नव के साथ तुम बहुत खुश रहोगे। मैं अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करना चाहता हूँ। पापा ने मुझे बहुत समझाया था और फिर उन्होंने मुझे अपनी बीमारियों का वास्ता देकर मुझे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह मेरी शादी राजेश अंकल के बेटे अर्नव के साथ हो गई थी और फिर मैं अपने ससुराल आ गई। मुझे हमेशा अपने पापा की याद सताती रहती थी। हमेशा उनकी फिक्र लगी रहती थी कि वह घर में अकेले क्या कर रहे होंगे, कैसे रहते होंगे। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपने ससुराल आ गई थी और अपने मायके की कभी-कभी मेहमान बन गई थी। अब मेरा घर यही था और यहीं से ही मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी। मेरे ससुराल में सास-ससुर और एक जेठ-जेठानी भी थे। मेरी जेठानी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की उम्र 8 साल थी और छोटे बेटे की उम्र 5 साल थी। ससुराल में शुरू-शुरू के दिन तो मेरे ठीक गुज़रे थे, मगर मेरी शादी को 3 महीने बाद ही मेरी सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उन्हें बच्चा चाहिए। वह अपने घर में पोता-पोती की आवाज़ सुनना चाहती हैं, मगर अभी तो सिर्फ हमारी शादी को 3 महीने ही हुए थे।
अब यह सब मेरे हाथ में तो नहीं था, लेकिन मेरी सास रोज मुझ पर इस बात का दबाव डालती कि जल्द से जल्द मुझे खुशखबरी सुनाओ। वैसे तो घर में सबसे ज्यादा मेरी सास की चलती थी, लेकिन हर बात का फैसला मेरे ससुर ही किया करते थे। उनका कहा फैसला पत्थर की लकीर होता था। राजेश अंकल मतलब कि मेरे ससुर, उनकी अपनी अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और मेरा पति जॉब करता था। हम सब लोग एक साथ एक ही घर में जॉइंट फैमिली बनकर रहते थे। सब लोगों का खाना भी एक जगह ही बनता था। मेरा पति मुझसे बस नॉर्मल सा ही प्यार करता था। मेरी सास जैसी पहले दिखती थी, ऐसी अब बिल्कुल भी नहीं थी रही थी। मेरे ससुराल में आने के बाद वह बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी थी। मेरा पति हमेशा अपनी माँ का कहना मानता था, अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता था। मेरी सास जेठानी को छोड़कर मुझसे ही घर के सारे काम करवाती थी। मेरी सास का कहना था कि मेरी बड़ी बहू ने तो शादी के 1 महीने बाद ही मुझे खुशखबरी सुना दी थी, लेकिन तुम्हारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुमने मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मेरे कान खुशखबरी को सुनने के लिए तरस रहे हैं। मेरी जेठानी घर में आराम करती थी। मेरे आने के बाद तो जैसे इन लोगों को नौकरानी मिल गई थी। मेरे ससुर के सामने तो मेरी जेठानी और सास ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। जबरदस्ती मेरी सास घर के सामान को इधर-उधर फैला देती थी ताकि मैं बार-बार घर की सफाई करती रहूं। सारा दिन मुझे इसी तरह से गुजर जाता था। अगर मैं अपनी जेठानी और सास की कोई शिकायत अपने पति से करना चाहती, तो मेरा पति पहले ही कह दिया करता था कि मैं अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। पत्नियां ऐसी ही होती है, अपने पति को उसकी फैमिली के खिलाफ भड़काती हैं और फिर घर का माहौल खराब होता है। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। एक दिन तो मेरी सास ने हद ही कर दी थी। अभी तो मैं किचन में से सारे बर्तन धोकर बाहर आई थी। फिर मैं वापस किचन में गई तो देखा कि मेरी सास ने दोबारा से बर्तनों को गंदा कर दिया है। साफ और गंदे बर्तनों को एक जगह पर मिला दिए थे। मैंने दोबारा से किचन को साफ किया। वो सारे बर्तन भी धोए थे। एक दिन मेरे ससुर जी घर जल्दी वापस आ गए थे और उन्होंने मुझे ढेर सारा काम करते हुए देख लिया था, जबकि मेरी जेठानी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में ही सो रही थी और मेरी सास भी अपने कमरे में सो रही थी। दोपहर का समय था। मेरे ससुर ने देखा कि मैं बर्तन धो रही हूँ और बाकी घर में सब लोग आराम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात पर बहुत गुस्सा किया था और उन्होंने मेरी सास को डांट लगाई थी। उनके घर से जाने के बाद मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी थी और कह रही थी कि अगर आगे से मेरे पति की मेरी कोई शिकायत करने की कोशिश की तो अपने बेटे से कहकर तुझे डाइवोर्स दिलवाकर इस घर से निकलवा दूंगी। अगर खामोशी से इस घर में रहना चाहती है, तो मेरी शिकायत किसी से भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास मुझे जाने ही नहीं देती थी। मेरा पति भी काम में ज़्यादातर बिज़ी रहता था। उसको अपनी पत्नी की ज़रूरत सिर्फ बिस्तर पर ही पड़ती थी। उसके अलावा सारा दिन उसकी पत्नी के साथ क्या होता है, वह इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं करता था। इस घर में मेरे दिन और रात रो-रो कर गुजर रहे थे। एक मेरे ससुर जी थे, जो अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको भी कुछ बताने के लिए मेरी सास ने मुझे मना कर दिया था। इसी तरह मेरी शादी को 8 महीने गुजर गए थे। मेरा एक देवर था, जो कुँवारा था और अभी-अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से अपने घर आ गया था। उसे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो गया था। मेरे पति ने उसकी नौकरी अपने ही कंपनी में लगवा दी थी। अब मेरी सास चाहती थी कि वह अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दे। मेरी सास ने देवर के लिए लड़कियां तलाश करनी शुरू कर दी थी और अपने छोटे बेटे के लिए वह अपनी पसंद की लड़की लेकर आई थी। जबकि मेरी जेठानी भी मेरी सास की ही पसंद की थी और मुझे मेरे ससुर ने पसंद किया था। इसलिए मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। उनका कहना था कि आदमियों को इस बात की पहचान नहीं होती कि अपने घर की बहू किसको बनाना है और किसको नहीं। सबसे अच्छी पहचान तो औरत को ही औरतों की होती है। मेरे देवर की शादी हो चुकी थी। हालांकि पूरी शादी में मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया गया था। जैसे तैसे मेरे देवर की शादी हो गई। मुझे काफी टाइम हो गया था। मैं अपने पापा से मिलने के लिए नहीं गई थी। मुझे काफी टाइम हो गया था। मैं अपने पापा से मिलने के लिए नहीं गई थी। न ही मेरे पास मोबाइल था, जो मैं उनसे बात कर सकती। लेकिन मेरे देवर की शादी में मेरे पापा आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था
बेटी, तुम मेरे हालचाल लेने भी मेरे घर नहीं आती। मैंने देखा कि मेरी सास और मेरी जेठानी का ध्यान इधर-उधर है, तो मैंने अपने पापा को सारी बात बता दी थी कि मेरे साथ इस घर में कैसा सलूक होता है। मेरी बात सुनकर पापा चौंक गए थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहने लगे, तभी तो मेरी बेटी पहचान में नहीं आ रही है। मेरी बेटी शादी से पहले कितनी खुश रहा करती थी और शादी के बाद तो इतनी कमजोर हो गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं राजेश से बात करूंगा। वह जरूर अपनी पत्नी और बेटे को समझाएगा। डर की वजह से मैंने अपने पापा के हाथ आगे हाथ जोड़ लिया और कहा, पापा प्लीज राजेश अंकल से इस बारे में कोई बात मत करना। आप नहीं जानते उनकी पत्नी बहुत खतरनाक है। मैंने अपने पापा को अपना वास्ता दिए तो वह कहने लगे, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो मुझे बुलाना। खामोशी से ससुराल में होने वाले जुर्म बर्दाश्त मत करना। पापा ने अपना दिल हल्का करने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी। मेरी देवरानी की शादी को अभी 1 महीना गुजरा था जब उसने गुड न्यूज़ दे दी कि वह प्रेग्नेंट है। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया था। मेरी देवरानी का मकाम भी मेरी जेठानी की तरह ही हो गया था, जबकि एक मैं थी जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और इसी वजह से अपने ससुराल वालों के जुर्म बर्दाश्त कर रही थी। मैं बड़ी परेशान थी कि न जाने क्या होगा। अब देवरानी के हिस्से का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता था और फिर भगवान से लाख प्रार्थना करने के बावजूद भगवान ने मुझे माँ बनने की खुशी भी दिखा दी थी। एक दिन मैं आंगन की झाड़ू लगा रही थी जब अचानक बेहोश हो गई और फिर जब मेरा डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरी सास और मेरे पति इस बात से खुश हुए थे, मगर उनकी खुशी मुझसे नहीं बल्कि आने वाले बच्चे से थी। मेरा पति पहले जो मुझ पर ध्यान नहीं दिया करता था, अब उसने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि बच्चा पैदा होने के बाद शायद मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। मेरी देवरानी मुझसे 2 महीने आगे थी और फिर जब मेरा 7वाँ महीना चल रहा था, तो मेरी देवरानी ने एक बेटे को जन्म दिया। मेरी सास ने तो उसे खुशी के मारे गले लगा लिया था और मेरी सास का कहना था कि तुम्हें भी बेटा ही पैदा करना है, वरना सोच लेना सारी ज़िंदगी इस घर की नौकरानी ही बनकर रहोगी। ये बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डर गई थी। पहले जो मैं हमेशा माँ बनने की प्रार्थनाएँ करती रहती थी, अब मुझे यह भी प्रार्थना करनी थी कि भगवान मुझे बेटी नहीं बेटा दे। आखिर के दिनों में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि मेरे अंदर खून की कमी थी और फिर जब मेरा 8वाँ महीना लगा तभी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी प्रेगनेंसी के दिनों में तो मेरी सास ने घर का काम कर लिया था क्योंकि उन्हें अपने घर का चिराग चाहिए था। मगर जब मेरी डिलीवरी हुई तो पता चला कि मैंने 8वें महीने में ही एक बेटी को जन्म दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। यह खबर सुनकर तो जैसे सबके मुंह बन गए थे। किसी को भी मेरी बेटी का आना अच्छा नहीं लगा था। मेरी सास ने मेरे पति से मना कर दिया था कि अपनी बेटी को गोद में लेने की जरूरत नहीं है। लड़कियां कलमुही होती है। मेरी दोनों बहू ने, यहाँ तक कि मेरी बेटी ने भी बेटे को ही जन्म दिया है। एक यही मनहूस है जिसने हमारे घर में लड़की पैदा कर दी है। मेरे पति ने अपनी बेटी को एक नजर देखा तक नहीं था और इस तरह अपने ससुराल में बेटी पैदा करने के बाद मेरी वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो गई थी। दरअसल मैं अपनी सास को पसंद भी नहीं थी। मेरी सास मेरे पति की शादी किसी और से करवाना चाहती थी, लेकिन जब मेरे ससुर ने मुझे कॉलेज में देख लिया था, जब वह मेरी नंद को कॉलेज से लेने गए थे और उन्हें पता चला कि मैं तो उनके ही दोस्त की बेटी हूँ, तो उनको जिद लग गई कि वह मेरी शादी अपने दूसरे नंबर वाले बेटे के साथ करवा कर ही रहेंगे। फिर मेरे घरवालों ने शर्त रख दी थी कि मेरी शादी में 3 साल लगे हैं, तो इस दौरान उन्होंने मेरी कुंवारी नंद की शादी कर दी थी और फिर मम्मी के चले जाने के बाद मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी पूरी ससुराल में सबके पास बेटे ही थे, एक अकेली मैं ही थी जिसने बेटी को जन्म दिया था। यही वजह थी कि मेरी सास ने शादी के बाद मुझे ज्यादा मुंह नहीं लगाया। उनका कहना था कि यह लड़की तो मुझे पहले ही दिन से पसंद नहीं थी, बस वह मेरे ससुर की तरफ से मजबूर हो गई थी और अपने पति के सामने भी वह मेरे साथ अच्छा रिएक्ट इसलिए करती थी क्योंकि मेरे ससुर थोड़े स्ट्रिक्ट थे। मगर मेरी ज़िंदगी बड़ी मुसीबत में आ गई थी। मुझे लगता था अब मेरी बेटी हो गई है, मैं इस तरह ज़िंदगी को नहीं गुजार सकती। मुझे अपने ससुर से एक न एक दिन शिकायत करनी ही होगी, मगर वह एक दिन ज़िंदगी में आया ही नहीं। उससे पहले
मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे जब अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया था और खबर मिली कि मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन तक तो मेरे ससुर की मौत का गम मनाया जाता रहा, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रूटीन पर आ गया था। मेरी सास ने अपने पति की मौत का फायदा उठाया था और जिस कमरे में मैं अपने पति और बेटी के साथ रहती थी, वहां से मुझे निकालकर छत पर भेज दिया गया था। छत पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और कमरे का पक्का लिंटर भी नहीं था, बल्कि लोहे की टीन पड़ी हुई थी। मैं अपनी मासूम सी बेटी के साथ छत पर रहने लगी थी। मुझे खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता था। मेरे पति को जब मेरी ज़रूरत होती, तो वह मुझे बिस्तर पर बुला लिया करता था और इस तरह मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। मैं 2-2 बेटियों की माँ बन गई थी। 2 बेटियां हो जाने के बाद तो मेरा जीना और भी ज़्यादा दुश्वार हो गया था। मेरी जेठानी, देवरानी, सास और मेरी नंद सब मिलकर मुझे ताने दिया करती थी कि हमारे भाई की ज़िंदगी में आकर तुमने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। हमारे भाई को बेटे का सुख प्राप्त नहीं करा सकी। मेरी नंद भी बहुत चालाक और तेज थी और जब मैं इन सब के हाथों बेइज्जत होती थी, तो मेरी जेठानी और देवरानी मुझे देख-देख कर खुश हुआ करती थी, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए उनका सिक्का इस घर में मजबूत हो रहा था। मेरी बेटियों को इस घर में कोई मुँह नहीं लगाता था। मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहे थे। घर के सारे काम मैं करती थी। मुझे बासी खाना दिया जाता था। मेरी छोटी-छोटी मासूम बेटियों को मैं अपना दूध पिलाया करती थी, मगर मेरी सेहत दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि मेरी कमज़ोरी दूर करने के लिए मुझे कुछ भी खाने-पीने को नहीं मिलता था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पापा भी बहुत बीमार रहने लगे हैं। मैं उनसे मिलने जाना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर मारा और कहा कि अगर अपने मायके में कदम भी रखने की कोशिश की, तो इस घर से अपनी बेटियों को लेकर चली जाना। मैं कुछ नहीं कर पाई थी और इसी तरह मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिरी समय में मैं अपने पापा से मिल भी नहीं सकी। अपने पापा की मौत के बाद मेरे दिल में अपने ससुराल वालों के लिए बहुत सारी नफ़रतें उमड़ रही थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे अपने ससुर पर लग रहा था, जो मेरे घर आकर ज़बरदस्ती मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मरने के बाद जब भगवान के यहाँ मेरा उनसे सामना होगा, तब मैं उनसे कहूँगी कि मेरी बिगड़ी हुई ज़िंदगी के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। जैसे-तैसे मैं अपना और अपनी बेटियों का गुज़ारा कर रही थी। मेरे पति के अंदर भले ही लाख बुराइयाँ थी, वह हमेशा अपनी माँ के कहने में रहता था, लेकिन उसने मेरी बेटियाँ पैदा हो जाने के बाद उनको खर्चा देना बंद नहीं किया था। वह भले ही मुझे मेरे हिस्से का खर्च नहीं देता था, लेकिन मेरी दोनों बेटियों का खर्चा मुझे दिया करता था और मैं उन्हीं पैसों से अपनी बेटियों के लिए दूध लेकर आई थी, उन्हें पिलाती थी। लेकिन कभी बेटियों की तबीयत खराब हो जाती, तो मेरा पति उन्हें पलटकर डॉक्टर के पास लेकर भी नहीं जाता था। सब कुछ मेरी ही ज़िम्मेदारी थी। जब छत पर रात को बारिश का मौसम होता और बिजली कड़कड़ाती, तो मुझे बहुत डर लगता था। अब मैं अपनी बेटियों को अपने सीने से चिपकाए रखती थी और जब तेज़ बारिश पड़ने लगती, तो टीनों से पानी टपकने लगता था। इतना पानी टपकता कि अपनी बेटियों को सुकून से सुलाने के लिए मैं सारी रात उनको अपने पास लिटाकर दुपट्टे को हाथ से पकड़ लिया करती थी, ताकि सारा पानी उसमें समा जाए और मेरी बेटियां सुकून से सो सके। दिन निकलते ही मुझे अपनी बेटियों को लेकर नीचे जाना होता था और घर के सारे काम करने होते थे। एक दिन मैंने अपनी सास को बात करते हुए सुना था। वह मेरे पति से कह रही थी, बेटा, तू अब दूसरी शादी कर ले। मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी और तू देखना, बहुत जल्द ही माँ बनने की खुशी हमें सुनाएगी और तो और तुझे बेटे का ही बाप बनाएगी। मुझे यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था और तो और मेरा पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन मेरी सास ने कहा, उसके लिए पहले तुझे अपनी इस पत्नी को डाइवोर्स देना होगा। यह बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं अपने पति के पैरों में जाकर गिर गई और उनसे कहा, प्लीज मुझे डाइवोर्स मत देना। मेरी दोनों बेटियां हैं, तुम्हारे बिना इनका क्या होगा? मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊँगी? तो मेरी सास ने मुझे धक्का दिया और कहने लगी, मनहोश, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जा। हमारे घर में रहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ।
मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, मुझ पर यह जुल्म मत करो। मेरी छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, उनके सर से पिता का साया मत छीनो। मेरी सास ने उस दिन मुझे बहुत मारा था और मुझे अफ़सोस इस बात पर हो रहा था कि मेरा पति खामोशी से मुझे पीटता हुआ देखता रहा। मुझे इस समय बहुत गुस्सा आया था और फिर मैं तंग आकर अपनी बेटियों को लेकर उस घर को छोड़ आई थी। मेरे पति और सास ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी, यहाँ तक कि मेरे देवर, जेठ-जेठानी और देवरानी में से भी किसी ने मुझे नहीं रोका था, बल्कि वह लोग तो मुझे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे और मैं रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल आई थी। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जुर्म था कि मैंने बेटियों को पैदा किया था। अब मैं अपनी बेटियों को लेकर अपने मम्मी-पापा के घर आ गई थी। वहाँ देखा तो बाहर ताला लगा हुआ था। पड़ोस वाली आंटी ने मुझे घर की चाबी दे दी थी और कहा था कि तुम घर के अंदर चली जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं घर के अंदर अपनी बेटियों को लेकर आ गई थी। थोड़ी देर के बाद पड़ोस वाली आंटी आई और उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स दिए। उन्होंने कहा, अनाया, तुम्हारे पापा मरने से पहले यह पूरा घर तुम्हारे नाम करके गए हैं। यह इसी घर के पेपर है जो कि तुम्हारे नाम हो चुके हैं। वह अपने सारे मोहल्ले वालों के सामने इस वसीयत को बनाकर गए हैं। तुम तो शादी के बाद यहाँ आती ही नहीं थी। मैं तो तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही थी कि तुम कब यहाँ पर आओ और मैं तुम्हें यहाँ पेपर दूँ। और अब तुम इस घर की मालकिन हो। पड़ोस वाली आंटी की बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया था। मुझे अपने पापा की बहुत याद आई थी, जो मरने से पहले यह घर अपनी बेटी के नाम करके गए थे। मैं अब यहाँ पर अपनी बेटियों के साथ रह रही थी, मगर सोचने वाली बात यह थी कि मुझे रहने के लिए सिर्फ घर मिला था। अपनी बेटियों की परवरिश के लिए और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो मेरी बेटियां छोटी थी, मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही था। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने नौकरी ढूंढने का फैसला कर लिया था। मेरी बड़ी बेटी 4 साल की हो गई थी, जबकि छोटी बेटी मेरी 2.5 साल की थी। मैं अपनी बड़ी बेटी को पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़ दिया करती थी और छोटी बेटी को लेकर नौकरी करने के लिए जाने लगी थी। मैंने एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करना शुरू कर दी थी। अस्पताल में मैं अपनी बेटी को लेकर जाती थी, तो मुझे दिक्कत तो बहुत आती थी, लेकिन मेरे भाग्य में इन दिक्कतों का सामना करना भी लिखा हुआ था। मैं जैसे-तैसे नौकरी कर रही थी और अपनी बेटियों को पाल रही थी। ज़िंदगी इसी तरह गुज़रते-गुज़रते आगे बढ़ गई। मेरे ससुराल वालों ने तो मेरी खैर खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। मुझे नर्सिंग करते हुए 1 साल गुज़र गए थे, मगर नर्सिंग करने में मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेरी बेटियाँ अभी भी छोटी ही थी और उनसे घर के काम नहीं होते थे। मैं चाहती थी कि मुझे कोई और नौकरी मिल जाए। फिर मुझे आइडिया आया कि हमारे घर के ऊपर वाला पोर्शन तो खाली पड़ा हुआ है। मुझे उसमें किराएदार रख देना चाहिए, तो कुछ किराया ही आ जाएगा और मैं कुछ नौकरी करके पैसे कमा लिया करूँगी, तो मेरी बेटियों की परवरिश अच्छी होगी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार तो डाल दिए थे, लेकिन आजकल महँगाई ज़्यादा थी, इसलिए अपना और अपनी बेटियों का गुज़ारा करना मेरे लिए अभी भी मुश्किल था और मुझे सही से नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर मेरे पास एक दिन हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए एक नौकरी है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। मैंने कहा, हाँ बताओ, कौन सी नौकरी है? अगर मेरे हिसाब से ठीक हुई तो मैं ज़रूर कर लूँगी। तो उसने मुझे बताया कि एक आदमी है, वह दिमागी मरीज है, तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए जाना है। सिर्फ 2-3 घंटे की बात है। सारा दिन तो उसको इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। वह सारा दिन और सारी रात सोता रहता है। दिन के सिर्फ 2-3 घंटे ही जागता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगी। उसने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया था और मैं उस एड्रेस पर चली गई थी। यह एक छोटा-सा घर था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दूर बैठी हुई एक औरत को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि यह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। मेरी सास आँगन में बैठी हुई सब्ज़ी काट रही थी। यह घर तो वहाँ नहीं था जहाँ पर मेरी शादी हुई थी। यह तो किसी और का घर था। मगर मैं यह सोचकर कन्फ्यूज़ हो रही थी कि इस घर में मेरी सास क्या कर रही है। अपनी सास को देखकर मैंने अपना चेहरा छुपा लिया और अंदर चली गई। मेरी सास कहने लगी, तुम कौन हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं नर्स हूँ। शायद आपने मुझे नौकरी पर रखने के लिए बुलाया है।
मेरी सास को याद आ गया और फिर वह मुझे कमरे के अंदर ले गई। कमरे में जो इंसान बिस्तर पर लेटा हुआ था, वह जिसका मुझे ख्याल रखना था, उस इंसान को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह इंसान भी मेरा पति ही था और बेहोश बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मेरी सास अपने बेटे की हालत को देख देख कर रो रही थी। मैंने अपनी सास से पूछा, इनको क्या हुआ था? मेरी सास कहने लगी, बस बेटी क्या बताऊं, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। शादी वाले दिन ही इसकी होने वाली पत्नी किसी और के साथ भाग गई और हम लोग एक बड़े से घर में रहते थे, जहाँ पर मेरी दो बहू के बीच एक बड़े बेटे की बहू और एक छोटे बेटे की बहू थी। मेरे इस बेटे की पत्नी तो एक दिन अपनी बेटियों को लेकर हमारा घर छोड़कर चली गई थी। मैंने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं और मेरा बेटा यही सब चाहते थे। मगर फिर दोनों बेटों ने हमारे साथ चालाकी दिखाई और दोनों भाइयों ने चालाकी से मेरे इस बेटे का हिस्सा भी अपने नाम कर लिया और फिर हम दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरा बेटा पागलों जैसी हरकतें करने लगा, क्योंकि उसकी भाभीयों ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया था कि अब तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं रही और वह अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जा चुकी है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वह लोग मेरे बेटे की दूसरी शादी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को अपनी मीठी-मीठी बातों में फँसाकर उसे उसका हिस्सा अपने दोनों भाइयों के नाम करने वाले पेपर्स पर धोखे से साइन ले लिए और हम दोनों माँ-बेटे की घर में कोई इज़्ज़त नहीं रही। फिर एक दिन ये हुआ कि हमें घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे की हालत बहुत बुरी हो गई। यह अपना सब कुछ खो बैठा था। यह घर मेरे बेटे के दोस्त का घर है। मेरे बेटे के दोस्त ने उसे रहने के लिए घर दे दिया, मगर मेरे बेटे को ऑफिस से भी निकाल दिया गया। ना जाने हम पर ऐसी कौन-सी मुसीबत आई थी कि हमें यहाँ सब कुछ झेलना पड़ा। मेरा बेटा धीरे-धीरे इस सब से तंग आकर डिप्रेशन का शिकार होने लगा, पागलों जैसी हरकतें करने लगा। मैं बूढ़ी हो चुकी थी, किस तरह से अपने बेटे की सेवा करूँ? हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मेरे बेटे का इलाज भी उसका दोस्त ही करवा रहा है। बेटी, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती। तुम ही मेरे बेटे का ख्याल रखो, उसे समय पर दवाइयाँ दो और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करो। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा था। मगर फिर मैंने सोचा कि इन लोगों के साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। मेरे साथ भले ही लोगों ने बहुत गलत किया था, लेकिन मैंने कभी भी इनको बद्दुआ नहीं दी थी। कहते हैं ना कि इंसान सब कुछ इग्नोर कर लेता है, भगवान सब कुछ देख रहा है, कोई इंसाफ ज़रूर करता है। मेरे साथ भी इंसाफ हुआ था। मेरे पति और मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। जिन बहुओं और बेटों को वह बहुत अच्छा समझती थी, उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया था और यह दोनों माँ-बेटे सड़क पर आ गए थे। मैंने अपने पति की सेवा करने का फैसला कर लिया था। मैं अपने पति की सेवा करती थी, मगर मुझे अभी तक ना तो मेरी सास पहचान पाई थी और ना ही मेरा पति, क्योंकि मैं हमेशा अपने चेहरे को ढके रहती थी। मेरी सास मुझसे कहती थी, बेटी तुम अपने चेहरे से यह मास्क उतार दिया करो। लेकिन मैं कहती थी, हम लोग नर्स हैं ना, तो पेशेंट की इसी तरह से सेवा करते हैं। अपने चेहरे से मास्क नहीं उतार सकती हूँ। मैं अपने पति को समय पर दवाइयाँ देती थी। मेरी ड्यूटी भले ही 2-3 घंटे तक की थी, मगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर गुज़ार रही थी और अपने पति को जल्द से जल्द ठीक करना चाहती थी और मेरी कोशिशों से मेरा पति ठीक भी होने लगा था। मुझे यहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, क्योंकि मेरे पति का एक दोस्त, जो उसके बचपन का दोस्त था, उसने हमेशा ही मेरे पति का साथ दिया था। वह बहुत अमीर था और मेरे पति का इलाज करवा रहा था। मैं कई दिनों तक इसी तरह अपना चेहरा छुपाकर अपने पति की सेवा कर रही थी। धीरे-धीरे मेरा पति ठीक होने लगा था। मैं अपने पति को बेहोशी का इंजेक्शन तब लगाया करती थी, जब मैं उसके घर से अपने घर आने वाली होती थी। मेरे सामने वह अक्सर मेरे साथ बातचीत करता रहता था। मैं उसके सारे काम किया करती थी। एक दिन उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, तुम्हें देखकर मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। मगर मुझे माफ करना, मैं तुमसे ऐसी बातें करना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल तुमसे ऐसी बातें करने पर मजबूर हो रहा है। उसने कहा, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है।
मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे घर के सारे काम किया करती थी। मैंने और मेरी माँ ने मिलकर उस पर बहुत अत्याचार किया। वह मेरी 2 बेटियों की माँ थी और फिर भी मैंने अपनी बेटियों को भी पलट कर कभी नहीं देखा। फिर एक दिन मेरी पत्नी खुद ही मुझसे तंग आकर छोड़कर चली गई और साथ में मेरी बेटियों को भी ले गई। मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि यह सब उसी का नतीजा है, जो मैंने अपनी बेटियों और अपनी पत्नी के साथ किया। मेरा पति यह कहते हुए रोने लगा था और अपने पति की बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। जब मैं घर जाती थी, तो मेरी बेटियां कहती थी, मम्मी, घर बहुत देर में आती हो, जल्दी आया करो। लेकिन मैं अपनी बेटियों को क्या बताती कि मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आ गई थी। ना जाने क्यों अपने पति की सेवा करना मुझे अच्छा लगता था, भले ही मेरे पति ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया था। शायद भगवान ने मेरे हाथों उनकी सेवा लिखी हुई थी। जब मेरा पति अपने कमरे में आराम कर रहा होता था, तो मेरी सास मुझे अपने साथ बैठा लिया करती थी। मेरी सास कहती थी, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे ही मेरी बहू भी थी। घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। मैंने और मेरे बेटे ने उसे बहुत परेशान किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बेटा पैदा नहीं किया था। वह बेचारी हमारी वजह से न जाने कहाँ होगी, किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रही होगी। मेरी जिन बहुओं ने बेटे पैदा किए, मैंने उन्हें इज्जत दी, और जिस बहू ने बेटियां पैदा की, मैंने उसकी इस घर में कभी इज्जत बनने ही नहीं दी। यहाँ तक कि हमेशा अपने बेटे को उसके खिलाफ भड़काया, और जब वह हमारे घर से चली गई, तब मेरी दोनों बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उनमें से एक ने भी मेरी कभी सेवा नहीं की, और तो और मेरे बेटे को भी अपनी मीठी-मीठी बातों में फँसाकर उसे बेवकूफ़ बना दिया। और मेरी बेटियों ने भी अपनी माँ और भाई के हालात को कभी पलट कर नहीं देखा। वह भी अपने उन दोनों भाई और भाभी के साथ मिल गई। आज देखो हमारे हालात इतने बुरे हो गए। हमें भगवान ने हमारे किए की सज़ा दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे सामने आ जाए और मैं उससे माफ़ी माँग लूँ। लेकिन क्या करूँ? उसको तो कुछ अता पता ही नहीं है। मैं इतनी बूढ़ी औरत हूँ, मैंने उसे ढूँढने की भी कभी कोशिश नहीं की, और मेरा बेटा जो उसे ढूँढ कर लाता, वह भी तो बीमार पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि भगवान उसके दिल में रहम डाल दे और वह खुद ही हमारे पास आ जाए। हम दोनों माँ-बेटे उससे अपने गुनाहों की माफ़ी माँग लें और उससे कहें कि हमें माफ़ कर दे। फिर शायद भगवान हमारी ज़िंदगी को आसान बना दें। अपनी सास की बातें सुनकर मेरे दिल में सच में रहम आ गया था। मगर मैं अब इन लोगों के साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी नहीं बसाना चाहती थी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी आगे बढ़ गई थी। मैंने अपनी बेटियों की काफ़ी हद तक परवरिश कर ली थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि 1 हफ्ते बाद मैं इस नौकरी को छोड़ दूँगी। मैंने यह बात अपनी सास को बता दी कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे यह नौकरी छोड़नी होगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे अलावा मेरी बेटे की सेवा कौन करेगा? तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अगर तुम ऐसा करोगी तो अच्छा नहीं होगा। आज मेरी सास मेरे आगे हाथ जोड़े हुए खड़ी थी। पहले वह दिन भी आया था जब मैंने अपनी सास के आगे हाथ जोड़े थे और अपने पति के पैरों में गिर गई थी और उनसे कह रही थी कि मुझे डाइवोर्स मत देना, दूसरी शादी मत करना, वरना मेरी बेटियों का क्या होगा। मगर मेरी सास ने नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने अपनी सास को इग्नोर किया और मैं घर से बाहर निकल आई थी। और मैं आज अपनी बेटियों से लिपट कर बहुत रोई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस हफ्ते नौकरी और करके फिर नौकरी पर नहीं जाऊंगी, और पहले जो मैं नर्स की नौकरी किया करती थी, मैं वही नौकरी फिर से किया करूंगी। अगले दिन मैं जब नौकरी पर गई, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे पति को मैं दवाइयाँ दे रही थी जब मेरी सास कमरे में आई और मेरे पति को बताने लगी कि मैं सिर्फ इस हफ्ते ही उनकी सेवा कर सकूंगी। उसके बाद मैं यह नौकरी छोड़ रही हूँ। मेरा पति अपनी माँ की बात सुनकर कहने लगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है, ये मेरी सेवा नहीं कर सकेगी। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, आप नौकरी मत छोड़ो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा पति रोते हुए कह रहा था, आज मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है और अपनी बेटियों की भी। अगर इस बीमारी के समय में मेरी बेटियां और मेरी पत्नी मेरे साथ होती, तो वह मेरी कितनी सेवा कर रही होती। मेरी सास भी अपने बेटे के रोने पर रोने लगी थी।
मेरी आँखों में भी आँसू आ गए थे। लेकिन मैं अब और ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकती थी, कि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन लोगों के साथ रह सकती। बस जितना समय मेरा गुज़र चुका था, वह काफ़ी था। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने देखा कि मेरी सास अपने बेटे के पास बैठी हुई थी। मैं किचन में पानी पीने के लिए चली गई। मैंने पानी पीने के लिए अपना मास्क उतार दिया था और फिर मैं पानी पीकर पीछे पलटकर अपना मास्क लगाने ही वाली थी, जब मैंने देखा कि मेरी सास मेरे पीछे खड़ी हुई थी और वह मेरा चेहरा देख चुकी थी। अपनी सास को किचन में देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी सास की आंखों में एकदम आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, अनाया बेटा, इसका मतलब तुम इतने दिनों से हमारे बीच थी और तुमने खबर तक हमें नहीं होने दी। मेरी सास एकदम से इमोशनल हो गई थी और उन्होंने जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया और वह मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मेरे पति के सामने ले आई थी। मेरा पति भी मुझे देखकर फूट-फूट कर रोने लगा था और वह कहने लगा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं अपने पति और सास के सामने नहीं आना चाहती थी, मगर आज मेरी सच्चाई इन दोनों के सामने आ गई थी। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, बेटा आज हम दोनों मिलकर अनाया से माफ़ी माँग लेते हैं। हमने इसके साथ बहुत गलत किया है। उन दोनों ने मेरे हाथ जोड़ दिया और रोने लगे। मेरा पति कहने लगा, अनाया, मेरी बेटियाँ कहाँ हैं? प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बेरंग हो गई है। मैं भले ही तुम्हें प्यार नहीं करता था, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत मालूम हो गई। पता चल गया कि तुम कितनी कीमती थी। मैं अपनी बेटियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी बेटियों से मिलना है। मुझे उनसे भी माफ़ी माँगनी है। मुझे तुम भी माफ़ कर दो अनाया। मेरी सास भी हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी, बहू, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी है। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम यहाँ अपना चेहरा छुपाकर मेरे बेटे की सेवा करती रही। तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं अजीब सिचुएशन का शिकार हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये दोनों माँ बेटा मेरे आगे इतनी बुरी तरह से रो रहे थे कि मेरा दिल भी पसीज गया था और मैं अपनी पुरानी सारी बातों को भूलने पर मजबूर हो गई थी। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को माफ कर देती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें अपनी बेटियों की शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम दोनों ने मेरी बेटियों की वजह से मेरे साथ बहुत गलत किया। दोनों की परवरिश मैंने बड़े मुश्किल से की। मेरा पति और मेरी सास मेरे पीछे हाथ जोड़ते रह गए, मगर मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और मैं घर से निकल आई थी। घर जाकर मैं बहुत रो रही थी जब मेरी बेटियां मुझसे पूछने लगी, मम्मी क्या हो गया है? वह बेचारी छोटी थी, अभी उनकी उम्र ही क्या थी। फिर मैंने उनको पूरी बात बताई तो मेरी बड़ी बेटी कहने लगी, मम्मी हमें चलकर पापा के साथ रहना चाहिए। उन्होंने और दादी ने भले ही हमारे साथ बहुत गलत किया है, मगर अभी वह परेशानी का शिकार है। हमें उनकी परेशानी में उनका साथ देना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं उन्होंने हमारे साथ जैसा किया है, हम भी उनके साथ वैसा ही करें। अगर हम भी उनके साथ गलत करेंगे, तो उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? और आपने तो मुझे हमेशा यही सिखाया है कि कोई हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई के साथ रहना है। मैं अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देख रही थी, जो कितनी मासूम थी और कितनी समझदारी की बातें कर रही थी। उसने बहुत बड़ी बात करी थी। मैंने अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से की थी और हमेशा भलाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख दी थी। यही वजह थी कि मेरी बेटी इतनी समझदारी की बातें कर रही थी। मेरी बेटी कहने लगी, हमें पापा के पास और दादी के पास वापस चलना चाहिए। उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी बेटियों को अपने पति और सास के पास लेकर चली गई थी। मेरे पति और सास ने उन दोनों को गले से लगा लिया था और बहुत प्यार किया था। आज उन लोगों में प्यार देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और मेरी मासूम बेटियों ने अपने पिता को माफ कर दिया था। जब मेरी बेटियों ने अपने पिता को और दादी को माफ कर दिया था, तो फिर मैं कौन होती थी उनको माफ ना करने वाली। इसलिए मैंने भी उनको माफ कर दिया। मैं अपने पति और अपनी सास को अपने मम्मी पापा वाले घर में ले आई थी और वहां पर हम लोग एक साथ रह रहे हैं। मेरे पति की दिमागी हालत अपनी बेटियों को देखकर पूरी तरह से ठीक हो गई है। मेरा पति आज भी अपने किए पर शर्मिंदा है, जबकि मेरी सास मेरी दोनों बेटियों से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। सब कुछ ठीक हो गया है और ज़िंदगी अब पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन बेटियों को आप लोग गलत समझते हैं,
असल में एक ना एक दिन वह बेटियां आपका ही सहारा बनती हैं। बेटियां तो बेटे बन जाते हैं, मगर बेटे कभी बेटी नहीं बन पाते। इसलिए बेटियों को प्यार करें, उन्हें समझना सीखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।